महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी हुकूमत में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफात की बाज़गश्त दिल्ली तक पहुंचती दिखाई दे रही है। रियासत की तमाम 44 कांग्रेस अरकान असम्बली इस मामले पर पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली आने पर गौर कर रहे हैं। जराये के मुताबिक MVA में कांग्रेस की हलीफ सोनिया, शिवसेना और एनसीपी के दरमियान रसाकशी चल रही है। साथ ही इत्तेहाद में तीसरी पार्टनर के तौर पर सबसे कम सीटों वाली पार्टी कांग्रेस भी मुख्तलिफ नजर आ रही है। दूसरी जानिब ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि शिवसेना एनसीपी से नाराज चल रही है, क्योंकि शिवसेना को ऐसा लगने लगा है कि वजीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल जो एनसीपी कोटे से हैं, वो बीजेपी के तय नरम रवैया रखते हैं। दिल्ली से माफ कीजिए, मुंबई से हमारे साथ वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, मुंबई की सियासत के अंदर कुछ अलग ही उथल पुथल नजर आ रहा है, क्या कुछ है अंदरूनी हालात? देखिए, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को 2-2.5 साल होने वाले हैं, और लेकिन अभी जो एक आपसी मतभेद साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक वजह साफ तौर पे ये दे रही है कि तीनों पार्टियों की जो विचारधारा है अलग अलग है, और जिसकी वजह से लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। खास करके यही वजह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के नाना पटोले, उन्होंने एक लेटर भी लिखा था सीएम को कि जो समन्वय कमेटी बनाई गई थी खास करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, उसकी बैठकों का जो दौर है खत्म हो गया, उसे फिर से शुरू किया जाए। तो वहीं कांग्रेस के खेमे में भी नाराजगी के जो सुर हैं बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जो नाराज विधायक हैं वो अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। इस तरह के कई नेताओं ने शिकायत भी की है। आपको बता दूं कि 25 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने एक पत्र लिखा है सोनिया गांधी से मिलने के लिए। ये भले ही ये कहा जा रहा है कि एक मुलाकात जो औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि जब से वो कोरोना का काल शुरू हुआ उसके बाद से वो अपने आला कमान से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। और 5 और 6 तारीख को दिल्ली में एक शिविर का आयोजन किया गया है। उस शिविर के जहाँ पे देश भर के जितने भी जीते हुए जो कैंडिडेट होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं, ट्रेनिंग होती है। उस शिविर केंद्र में जाने से पहले वो चाहते थे कि 4 तारीख को सोनिया गांधी उनको वक्त दें और वो उनसे मुलाकात करें। जो उनके आला नेता है ये साफ तौर पे कह रहे हैं ये महज एक मुलाकात है, जो अपनी पार्टी के आला कमान नेता से मिलना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि शहर के जो बड़े नेता हैं मुलाकात कर लेते हैं, जो ग्रामीण इलाके के नेता हैं वो नहीं मिल पाते हैं। लेकिन एक सुर साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि जो विधायक इस बात से भी नाराज़ हैं कि उनके जो विधायक दल के नेता हैं बाला साहब थोराट, वो उनकी बातें नहीं सुन रहे। उनके जो निधि देने चाहिए थे, जो उनको फंड दिए जाते हैं, वो फंड पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। और पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि महाराष्ट्र में बिजली का संकट बहुत ही गहरा है, और ऐसे में नितिन राउत जो बिजली ऊर्जा मंत्री हैं उनकी नहीं सुन रहे। तो काफ़ी नाराज़गी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने भी आज इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक चुप्पी साधी थी। उन्होंने थोड़ा मजाक में ही कहा, लेकिन ये भी कहा कि तीनों पार्टी की जो सत्ता है एक साथ चल रही है। अगर सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से इस बात का जिक्र किया जाता है कि हमें आपसी मतभेद नहीं है, तो साफ तौर पे नजर आता है कहीं ना कहीं मतभेद थे, जिस पे खुलासा किया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली वलसे पार्टी जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उन्हें एक दिन पहले वर्षा निवास स्थान पर बुलाया गया था, उनसे चर्चा की गई कई मुद्दों पर कि एक नरम रुख को लेकर शिवसेना के कई जो विधायक है वो भी नाराज नजर आते हैं। तो ऐसी कई मुद्दों से महाराष्ट्र की सरकार जो है आपसी मतभेद की वजह से कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन उनके बड़े जो नेता हैं अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है और किसी भी तरह का कोई मतभेद इनमें नहीं दिखाई दे रहा है। जी वसीम, जानना चाहेंगे कि अगर आपसी इत्तेहाद में ही इस तरह की रसाकशी हमें देखने को मिल जाएगी, तो जो तरक्की का रास्ता है वो कब खुलेगा, वहां पर कब गामजन होंगे? सही कहा आपने। जिस तरह से देखा गया है कि आपसी मतभेद की वजह से पार्टी को कई बार डिसीजन लेने में दिक्कतें आती हैं। जो एक खास करके जब मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में एकजुट होकर जिस तरह से चीज़ें रखी जाती वो नहीं हो पाती, बल्कि शिकायतों का दौर चलता है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि मंत्री असलम शेख के ऊपर जिस तरह से गृह विभाग ने मामला दर्ज किया था, ये मुद्दा भी कैबिनेट में उठाया गया था। सीएम उद्धव ठाकरे के सामने रखा गया था कि एनसीपी के गृह मंत्री इस तरह से हमारे कैबिनेट मंत्री पर किस तरह से FIR दर्ज कर सकते हैं, मामला दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के ऐसे बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। तो शिकायतें बहुत हैं। जो
कोविड का काल खत्म हुआ, इसके बाद अब डेवलपमेंट की तरफ जब मुंबई और महाराष्ट्र बढ़ रहा है, जितने भी यहाँ पे नियम थे कोरोना के वो ख़त्म कर दिए गए हैं, तो अब तरक्की पे खास करके उनका फोकस है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं असर नज़र आ रहा है। अगर आज मुंबई की बात करें तो आज मुंबई के लोगों को नए साल में गुड़ी पड़वा जो एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। बिल्कुल सही बात है कि आज इस त्यौहार के मौके पर भी अगर इस तरह की रसाकशी हमें देखने को मिल जाएगी तो आने वाले वक्त में हम खूब अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समाज है वो किस तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। पंजाब में भारी अक्सरियत से जीतने वाला आप अब दीगर रियासतों में अपना सियासी मैदान मजबूत करने की कोशिश कर रही है। गुजरात में इस साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में आपने रियासत में कई प्रोग्रामों का मंसूबा बनाया है ताकि इंतखाबात में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। आपके कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पंजाब के वजीर आला भगवंत मान के साथ अहमदाबाद में हैं। आज केजरीवाल और भगवंत मान ने साबरमती आश्रम का दौरा किया। आपका 2 किलोमीटर का रोड शो भी होगा। पार्टी ने इस रोड शो का नाम तिरंगा यात्रा रखा है। केजरीवाल और मान का इतवार को अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर जाने का प्रोग्राम है। वाज़ेह रहे कि केजरीवाल ने गुज़श्ता साल ऐलान किया था कि आप गुजरात की तमाम 182 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। गांधी जी को नतमस्तक होने के लिए उनके आश्रम में हम दोनों आए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अपने आप को धन्य मानते हैं हम लोग कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे गांधी जी भी पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा इस आश्रम में पहला दौरा है, लेकिन उसके पहले जब मैं एक एक्टिविस्ट होता था तो तब तो कई बार मेरा यहाँ पे आना हुआ था। तो कई बार मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। जितनी बार यहाँ आते हैं बहुत शांति का एहसास होता है और ऐसे लगता है जैसे गांधी जी की आत्मा यहीं बसती है। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं जिस धरती से आता हूँ वो शहीदों की धरती है। लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, मतलब हर गांव में आपको जाके पता चल जाएगा कि देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले कितने परवाने थे जिन्होंने अपनी जान निछावर की। तो गांधी जी के इस आश्रम में आके मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। उनकी हाथ से लिखित चिट्ठियां और उनके अलग अलग जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में जानकारी मिली। और चरखे के बारे में तो मैं ये बोल रहा था कि ये तो हम, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, आज भी हमारे घर में, पंजाब के लगभग हर घर में चरखा है और उसको त्रिंजन बोलते हैं। जब इकट्ठे बैठ के लेडीज जो हैं वो साथ में वो कल्चरल सॉन्ग भी गाती हैं साथ में मिलके। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विभू पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभू पटेल, पंजाब में विक्ट्री होने के बाद अब गुजरात पर नजर। हम अपनी नुमाइंदा से बात करने की कोशिश करेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में भारी अक्सरियत से जीतने वाले आप अब दीगर रियासतों पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं। वो आने वाले इंतखाबात में अपना लोहा वहां पे भी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आप वहां पे किस तरह से अपना कदम जमा सकता है और किस तरह की वहां की अवाम की खिदमत कर सकते हैं, और जिसकी वजह से वो वहां के अवाम के दिलों को जीत सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि अब अहमदाबाद में भगवंत मान के साथ केजरीवाल दौरे पर है और वहां के बाद वो मंदिर का भी दौरा करेंगे। फिलहाल अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर का भी प्रोग्राम है उनका। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदा विभू पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभू पटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने पंजाब में तो विक्ट्री हासिल कर ली, लेकिन अब गुजरात में उनकी नजर। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान दोनों गुजरात के दौरे पे हैं। 2 दिन का उसका प्रवास है। तो आज की प्रवास की पहला दिन की शुरुआत हुई है और शुरुआत में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है वहां पहुंचे। वहां गांधी जी की प्रतिमा को उसने फूल अर्पण किया। बाद में उसने वहां विजिट की, जो चरखा है तो चरखे की भी विजिट की।
और सारी चीजें जो गांधी जी की याद में रखी है, उन लोगों ने समझा कि क्या क्या है यहाँ पे। उसका म्यूजियम है, म्यूजियम की भी मुलाकात की। बाद में वो विजिट बुक में अपना जो अनुभव है वो लिखा। तो माना जा रहा है कि जो ये विजिट है, 2 दिन की दौरा है गुजरात का, वो बहुत अहम रहता है, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है, दिसंबर में शायद इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये इलेक्शन की पूरी प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए भगवत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों अहमदाबाद में आज है। तो अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम की विजिट खत्म हो गई, फिर वापस होटल चले गए हैं। होटल के 3-4 बजे तो वापस अहमदाबाद का एक निकोल इलाका है जहाँ की उसकी त्रिरंगा यात्रा निकलेगी। तो त्रिरंगा यात्रा में भी उसे एक मैसेज देने का प्रयास होगा, क्योंकि 2022 की इलेक्शन की ये तैयारी है। जो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, पहले हमारे गुजरात में ऐसा हुआ था कि जो इलेक्शन में कांग्रेस और साथ में भाजपा, ये दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन रहती है। लेकिन ये इलेक्शन बहुत अहम रहता है, क्योंकि 3 पार्टियां यहाँ पे, तीनों पार्टियों की सतत गुजरात पे नजर है। पंजाब जीतने के बाद फिर आम आदमी पार्टी गुजरात में सीट हासिल करना चाहती है, इसलिए गुजरात में आज पूरी 2 दिन के बाद जो विजिट है तो मंदिर भी जाएंगे और मंदिर में भी एक स्वामीनारायण मंदिर की विजिट करेंगे और एक हिंदुत्व का मैसेज देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल वैभव, अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से केजरीवाल वहां के अवाम के दिलों को जीत सकता है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। कर्नाटक हलाल तनाजे के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कर्नाटक हुकूमत की बीबीएमबी को हिदायत जारी की गई है। ज़िबाह करने से पहले जानवर को बेहोश करना जरूरी है। जानवर को ज़िबाह करते वक्त तकलीफ न पहुंचे, रियासती हुकूमत ने बीबीएमबी से रिपोर्ट तलब की है। यह खबर आपको कर्नाटक हलाल तनाजे के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां कर्नाटक हुकूमत की बीबीएमबी को हिदायत जारी की गई है। ज़िबाह करने से पहले जानवर को बेहोश करना जरूरी, जानवर को ज़िबाह करते वक्त तकलीफ न पहुंचे, रियासती हुकूमत ने बीबीएमपी से रिपोर्ट तलब की है। कर्नाटक हलाल तनाज़े के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कर्नाटक हुकूमत की बीबीएमपी को हिदायत जारी की गई है। ज़िबाह करने से पहले जानवर को बेहोश करना लाजमी, जानवर को ज़िबाह करते वक्त तकलीफ न पहुंचे, इसलिए इस तरह की हिदायत जारी की गई है। रियासती हुकूमत ने बीबीएमपी से रिपोर्ट तलब की है। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवपा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई अहम अमूर पर तबादुले ख्याल किया। दोनों लीडरों की मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। शेर बहादुर देवपा आज सदर जमहूरिया से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल के वजीर आजम के इस दौरे को कई मानों में अहम समझा जा रहा है। इस दौरे से हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते में मजीद मजबूती आएगी। नेपाल रवाना होने से पहले 3 अप्रैल को शेर बहादुर देवपा वाराणसी का भी दौरा करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 3 दिवसीय कार्यक्रम पे भारत आए हैं और आज उनका दूसरा दिन है। हालांकि कल तीसरे दिन की अगर बात करें तो कल तीसरे दिन वो उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में पहुंचने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, इसके साथ साथ नेपाल का जो एक मंदिर है वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर जाकर दर्शन करेंगे। जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, कई उनके मसले हैं और ख़ास तौर पर भारत और नेपाल के बीच में जो एक मजबूत दोस्ताना रिश्ता कई सालों का रहा है, तो किस तरह से उस रिश्ते को और आगे मजबूत करना है। और पिछले कुछ सालों के दौरान जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनके कार्यकाल के दौरान जिस तरह से भारत और नेपाल के रिश्ते में थोड़ी सी करवाहट आई थी, जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के साथ में जिस तरह से एक गठजोड़ कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह से भारत का जो एक सीमा विवाद का जो मसला है, भारत का जो भूभाग एरिया है, उस पर जिस तरह से नेपाल के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से दावा किया गया था, इन तमाम मसलों पर
वो चाहेंगे कि वो आकर के भारत के साथ में फिर से एक मजबूत रिश्ता बनाए और भारत के साथ में जिस तरह से एक थोड़ी सी करवाहट आई थी रिश्ते में उसको दूर करें। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत का कद लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए नेपाल भी चाहेगा कि भारत के साथ में उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। औरंगाबाद के मजाफाती इलाके दौलताबाद में रेलवे कंटेनर की 8 ट्रॉली पटरी से उतर गई। यह हादसा आज सुबह पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल है। रेलवे आमदरफ्त बहाल करने के लिए कोशिशें जारी है। औरंगाबाद के दौलताबाद मजाफाती इलाके में रेलवे कंटेनर के 8 ट्रॉली पटरी से उतर गए। क्या है ये मामला और यह हादसा कैसे पेश आया, ये जानने के लिए हमारे साथ है सोमानी साहब से ही जानते हैं। जी, ये हादसा कैसे पेश आया और क्या हुआ पूरा? तो दौलताबाद रेलवे स्टेशन पर गुड्स ट्रेन की जो साइडिंग है वहाँ पर वो शंटिंग चल रही थी, जहाँ से ये कंटेनर ट्रॉली जो है तो इसके 8 डिब्बे ड्रिलमेंट होने के बाद नीचे उतर गए, जिससे मेन लाइन पर भी वो कोच आने के बाद में रेल की यातायात पूरी तरह से रोक ली गई। तो इसमें कुछ जानी नुकसान हुआ? इसमें जान माल का तो नुकसान कुछ भी नहीं है, किंतु रेल यात्रियों की जो ट्रेन से एक्सप्रेस वगैरह तो ये मात्र ये इफ़ेक्टेड हुई है, जिसमें जालना से दादर जाने वाली जन शताब्दी को औरंगाबाद रोक लिया गया है। निज़ामाबाद से पुणे जाने वाली सवारी गाड़ी को औरंगाबाद रोक लिया गया है। धर्माबाद से मनमाड जाने वाली हाईकोर्ट एक्सप्रेस को औरंगाबाद रोक लिया गया है। अमृतसर से नांदेड़ जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस को लासुर में रोका गया है। मुंबई से नांदेड़ जाने वाली तपोवन एक्सप्रेस को रोटेगांव रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। तो ये जो यातायात खंडित हुई है, ये अब कितना टाइम लगेगा इसको, कितने घंटों में ये बहाल हो जाएगी? ये पूरे काम करने के लिए नांदेड़ और पूर्णा से मनमाड से 2 ब्रेकडाउन वैन मंगाई गई है, पर लोकल की क्रेन लाने के बाद जो मेंटेनेंस का काम है वो स्टार्ट हो गया। जो रेल के क्षतिग्रस्त ट्रॉलीज़ है उसको रेल पटरी से हटाकर